दोस्तों नमस्कार। जिक्र तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का होना था, लेकिन जिक्र 20 करोड़ मुसलमानों का होने लगा। जिक्र तो भारत के बाजार का होना था, लेकिन जिक्र हिंदू मुस्लिम टकराव का होने लगा। दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर शुरू से रही है और भारत के लिए वो बाजार भी है और कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली जमीन भी है। यहां के सस्ते मजदूर भी हैं और भारत के बाजार में पूंजी निवेश करके कैसे डॉलर बनाए जाते हैं, दुनिया की नजर इस पर भी रही है। लेकिन यह पहला मौका है कि भारत के भीतर अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम टकराव को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि यूरोप भी इसे देख रहा है। अमेरिका के भीतर भी इसी बात को लेकर चर्चा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जब डगमगाई, भारत की आर्थिक नीतियों को सरकार जब थाम नहीं सकी, तो उसने चर्चा अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं की। उसने वोट बैंक के लिए भारत के भीतर हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियों को जन्म दे दिया। और संयोग देखिए, यही परिस्थितियां अब दुनिया के सामने आकर खड़ी हो चली है। संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने है। ऐसा नहीं है कि जीडीपी अमेरिका की अच्छी है या ब्रिटेन की अच्छी है या यूरोप की जीडीपी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, उसकी विकास दर आगे बढ़ रही है। लेकिन चर्चा भारत की जीडीपी की नहीं हो रही है, जो कॉम्पिटिवली कुछ हद तक यूरोप की तुलना में ठीक भी है। चर्चा हिंदू मुसलमान की हो रही है। लेकिन जब भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था को मौजूदा वक्त में आप देखना शुरू करेंगे, तो शायद जब दुनिया की नजर भारत की इकोनॉमी से हट गई है, तो भारत के भीतर अर्थव्यवस्था की चर्चा कौन करे। इस देश की जीडीपी और उसके विकास दर को जो संभालने का जिक्र है, सरकार अगर नहीं संभाल पा रही है, तो क्या कोई बोलेगा। रिजर्व बैंक के हाथों से अगर महंगाई निकलती चली जा रही है और महंगाई दर इस देश में बढ़ती चली जा रही है, हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि रिजर्व बैंक को निर्णय लेना पड़ रहा है कि अब बैंकों की बड़ी पूंजी रिजर्व बैंक में जमा होगी, जो कल तक जितनी भी थी अब उसके दुगने कर दिया जाए। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि रेपो रेट बढ़ाने की स्थिति में रिजर्व बैंक आकर खड़ा हो गया है। नाजुक स्थितियों में देश में सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी खत्म होने को है। उत्पादन क्षेत्र की परिस्थितियों ने भारत के नागरिकों को और भारत के नागरिकों में अगली पीढ़ी को, जो बच्चे डिग्री लेकर कॉलेज से निकल रहे हैं, उन्हें परेशान कर दिया है। उनके सामने रोजगार की कोई स्थिति निकल नहीं पा रही है, लेकिन चर्चा करेगा कौन। कल तक तो इस बात का जिक्र था कि भारत के भीतर की परिस्थितियों का लाभ सत्ता उठा लेती है और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका देती है। लेकिन अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि समूची दुनिया ही उन्हीं परिस्थितियों पर चर्चा कर रही है और भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। हालात कितने बेहतर या कितने बद से बदतर, यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि शेयर बाजार में सिर्फ मई के महीने में 1,70,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए। और जब उसका एनालिसिस किया गया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारत के भीतर से कमाई जितनी भी होगी, उससे ज्यादा कमाई तो अब अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट के तौर पर देने लगा है। हर किसी को अपनी इकोनॉमी की चिंता है, लेकिन क्या भारत में अपनी इकोनॉमी की चिंता सरकार को है? यह सवाल आज रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के साथ ही निकल कर आया, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है, उसने निर्णय लिया कि अब 0.5% और बढ़ा देते हैं, यानी 4.4% से बढ़कर 4.9% पर रेपो रेट पहुंच गया। रेपो रेट पहुंचने का बहुत साफ मतलब है कि सरकार अब इंटरेस्ट ज्यादा जनता से वसूलेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक जो बैंकों को ब्याज देता है आरबीआई में पैसा रखने पर, अगर उसको रिवर्स रेपो रेट में बढ़ा दिया जाता तब तो राहत है, लेकिन आरबीआई से जो बैंक कर्ज लेते हैं उस पर अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो बैंक भी आपकी ईएमआई बढ़ा देंगे। बहुत सरल तरीके से समझिए, जो लोन लिया हुआ मध्यम वर्ग का तबका है, अगर उसने 50 लाख रुपए लोन 20 साल के लिए लिए हैं, तो हर बरस उस पर नुकसान अब उसे 32,952 रुपए का होगा। जिसने 1 लाख रुपया अपने तौर पर हर बरस लेने की बात करते हैं, उसमें 55 रुपए उसको अब एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
जो लोग ऑटो ले रहे थे, यानी गाड़ी के लिए सपोज कीजिए 8 लाख रुपए ले रहे थे, उनको लगभग 4,500 रुपए का चूना हर साल लगेगा, जो वो ईएमआई के तौर पर देते हैं। जो पर्सनल लोन लेते हैं उसमें अगर आप 5 लाख रुपए मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिए, तो आपको 2,820 रुपए अब ईयरली ज्यादा देने पड़ेंगे। और महंगाई दर तो इस दौर में 7.75% पार कर चुकी है। महंगाई पर नकेल कसने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल था कि इस देश के भीतर में शेयर बाजार को थामने के लिए एक नया निर्णय लेने की स्थिति में अब यह सरकार आ रही है, कह रही है कि जो ईपीएफओ का पैसा यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका लगभग 15% पैसा ही अब इन्वेस्टमेंट इक्विटी में अभी तक लगाया जाता था। लेकिन सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर इकोनॉमी की साइकिल रुक गई तो इस देश में सब कुछ धराशायी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम शब्द बोलने को कोई नहीं बचेगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम शब्द बोलकर अगर सियासत साधी जा सकती है और फिर खाली पेट रहा जा सकता है, तो फिर यह एक अनुकूल स्थिति है भारत के लिए। लेकिन सरकार समझ रही है ईपीएफओ का पैसा मतलब यह होता है कि जो नौकरी कर रहे हैं वहां पे कुछ पेंशन के लिए पैसा, आधा पैसा कंपनी देती है, आधा सरकार देती है, और वो जमा होते चला जाता है। लेकिन मार्केट के भीतर में अगर विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जानते समझते हुए यहां से उतना मुनाफा नहीं होगा, तो क्या यह खतरे की घंटी है? और ईएफओ का पैसा जो अब तक 15% का एक लकीर खींची हुई थी, लक्ष्मण रेखा थी, इससे ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं लगा सकते हैं, उसको सरकार दुगना करने का सोच रही है, यानी 30% तक। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ 20% कीजिए, लेकिन सरकार आमादा है। और इसके लिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो सीबीटी है ईपीएफओ का, उसकी बैठक में इस बात पर लगातार निर्णय हो रहा है। अब सवाल यह भी है कि पीएफ के भीतर जो इंटरेस्ट जनता को मिलता था, जिसका पैसा जमा होता था, 18-19 में वो 8.65% मिलता था, 19-20 में घटकर 8.5% हो गया, और बीते बरस 21-22 में 8.1% हो गया। जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो बताती है कि हो सकता है आने वाले वक्त में यह 7.5% तक ना चला जाए। स्थितियां नाजुक हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन चर्चा कोई नहीं कर रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि अपने तौर पर सरकार कैसे चीजों को कमाएगी, इस ध्यान से वो सारे काम कर रही है। मसलन आप पेट्रोल को ले लीजिए। पेट्रोल में एथेनॉल जो है 10% मिलाया जाता है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है, उसका लाभ सरकार को मिलता है। और इस 10% के जरिए तकरीबन सरकार 41,500 करोड़ रुपया बचा लेती है। लाभ तो जनता को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को भी तो पैसे की जरूरत है, तो सरकार क्या करे? तो अब वो कर रही है कि लगभग 20% तक इथेनॉल वाला पेट्रोल मार्केट में बेचा जाए। नियम कहता है सरकार जनता के लिए है, सरकार को जनता ने बनाया है, तो पॉलिसीज जनता के हित में होनी चाहिए। लेकिन जब इकोनॉमी नहीं संभलेगी तो क्या होगा? तो हम उपाय खोजेंगे किसी भी हालत में पैसा कमाने का, और पैसा सरकार के पास आना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस बड़ी होती जा रही है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी है। पेंशन का पैसा, वेतन का पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, बड़ी बड़ी इमारतें जो लगी रहती है, चलती रहती है, उनका पैसा, और उन्हीं के आश्रय इस देश को चलाने की परिस्थितियों में उनको कोई पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हंगामा मच जाएगा। क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, उसी से सुप्रीम कोर्ट चलता है, उसी से इलेक्शन कमीशन चलता है, उसी से सीबीडीटी चलती है, उसी से ईडी के अधिकारियों को नौकरी मिलती है और वेतन मिलता है। तो वहां पर कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाजुक स्थिति यह है कि सरकार अब खादान तक इस देश में बेचने की स्थिति में आ गई है। कोल इंडिया के तहत कुछ खादानों को अब देखा परखा जा रहा है। उसमें धनबाद की भी कुछ खादान है, कुछ छत्तीसगढ़ की भी खादान है, कुछ झारखंड की खादान भी है। सरकार देख रही है, समझ रही है, अब खादानों को बेचने का वक्त आ गया है, प्राइवेट सेक्टर में दीजिए, उससे कुछ कमा लीजिए। यानी स्थिति नाजुक है, यकीनन नाजुक है। लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम का सवाल भी नाजुक है? यकीनन नाजुक है। सामाजिक परिस्थितियों के भीतर में जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें सभी नागरिकों का योगदान होता है। लेकिन उसमें अगर आप लकीर खींचते चले जाएंगे तो फिर अर्थव्यवस्था तो डूबेगी। और इस दौर में हुआ ये कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था भारत का, वह भी चकनाचूर हुआ है। राज्यों ने आवाज भी उठाई, मसलन टैक्स
कलेक्शन को लेकर, जीएसटी को लेकर, उसका पैसा जो जीएसटी कलेक्शन सेंटर के पास है वो स्टेट को नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल पर एक्साइज कम करते हैं तो वहां कहा जाता है वैट कम कीजिए। जब यहां पर रेवेन्यू की बात का जिक्र होता है कि इससे रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा, स्टेट कहते हैं तो सेंटर कहता है देखिए आपको अपनी रेवेन्यू की पड़ी है, जनता का हित आप नहीं सोचते हैं। टकराव की इन परिस्थिति का सबसे पहला शिकार इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है जो हो गई है, और उस पर ध्यान किसी का नहीं है। सब कोई हाथ पांव दूसरी तरफ खींच के अब दुनिया को देख रहा है। अच्छा, अब दुनिया में चर्चा हो रही है भारत के भीतर की उन परिस्थितियों की जिन परिस्थितियों को इसलिए उठाया गया कि वोट बैंक बने, इसलिए उठाया गया कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटक जाए। तो लीजिए, भारत की इकोनॉमी से ही हम ध्यान भटका देते हैं, और वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, भारत की विकास दर को वह लगातार कम करते जा रहा है। 7.5% तक आ गया है। 8.5% से खेल शुरू हुआ था, वो 7.5% तक आ गया। मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में संभाला जाए, ले आया जाए, इस देश को कैसे बनाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या ध्यान इतना ज्यादा दिया जा रहा है कि वह ध्यान सरकार की अपनी नींव को मजबूत करते रहे, सिर्फ उसी दिशा में ध्यान है। क्योंकि इन सब के बीच जब हम फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे थे तो सिर्फ एग्रीकल्चर का सवाल बार बार आता था कि कम से कम यह तो छोड़ डालिए, यह तो राज्यों के हिस्से में आता है, सरकार ने उसको भी डिस्टर्ब किया। लेकिन इसका असर क्या पड़ा? इसका असर यह पड़ा कि जो राज्यों के भीतर में तकरीबन 90 लाख नियुक्तियां हुई नहीं है देश भर के तमाम राज्यों में, जो राज्यों के अधीन आती है, इसका असर क्या होता है? इसका असर होता है कि सिस्टम और करप्शन दोनों मिल जाते हैं उस ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिशियंस या करप्ट पॉलिटिशियंस के नजदीक के तबके के साथ, जो पूरे सिस्टम को करप्ट करते चले जाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक होना या उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं में की लीक हो जाना पेपर का, यह सवाल यह नहीं है कि लीक हो गया और छात्रों का भविष्य अब अधर में है। सवाल तो उसके आगे का है कि दरअसल कौन लीक करा रहा है, उससे लाभ किसको हो रहा है। और जब इस साइकिल को पकड़िएगा तो पता चलेगा इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं उस राजनीतिक सिस्टम का है जिस राजनीति को चलाने वालों को जनता ने चुना है, और उसमें अब कमाई के रास्ते खोजे जा रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे ने हमें लिख के भेजा उत्तर प्रदेश से कि यहां पर जो यूपीएसआई की जो परीक्षा होती है उसका रेट है 15 से 22 लाख। जो आरओ और एआरओ की परीक्षा के बाद जिसका नियुक्ति होती है उसकी रेट है 25 लाख रुपए। लेखपाल या बीडीओ जिसको हम लोग कहें, उसमें 10 से 15 लाख में भर्ती होती है, और सिपाही की भर्ती के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। एक बच्चा इस बात का जिक्र कर रहा है पत्र लिखकर, और अलग अलग राज्यों में जब कहते हैं कि नियुक्तियां नहीं हो रही हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पीछे के दरवाजे से बड़ी मोटी रकम लेकर नियुक्तियां हो रही हैं। तो जो नियुक्तियां पैसे लेकर करवा रहा है और कर रहा है, जो दे रहा है वह भी तो कमाई के रास्ते खोजेगा। तो पूरा सिस्टम करप्ट, और ऐसे काल में जब आपकी अर्थव्यवस्था आपकी स्टेट के साथ नहीं है तो क्या होगा? और ये स्थितियां इतनी नाजुक हो गई हैं कि कमोवेश हर क्षेत्र में, मसलन जरा ध्यान दीजिए, हम एनर्जी के क्षेत्र का अगर आपसे जिक्र करें तो आज की तारीख में $120 के पार प्रति बैरल कच्चा तेल चला गया है, और भारत के भीतर में सरकार ने कुछ एक्साइज ड्यूटी कम जरूर की है, लेकिन आने वाले वक्त में वह स्थिति और नाजुक होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यानी कीमतें बढ़ेंगी। इसके ठीक समानांतर सीएनजी लाई गई। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक 1 साल पहले जून के महीने में अगर आप चले जाते हैं 2021 में, उस समय जो कीमत थी सीएनजी की वो 43 रुपए 40 पैसे थी। जून का महीना इस दौर में है, आपके सामने क्या कीमत चल रही है? 75 रुपए 61 पैसे। यानी ध्यान दीजिए कितनी ज्यादा कीमत बढ़ सकती है एक महीने के भीतर में। और उसका असर क्या होगा? बाजार में सीएनजी गाड़ियों को खरीदने वालों की कमी आ गई, और वहां का डाटा निकल कर आया कि दरअसल इतनी बड़ी तादाद में जब कमी आ गई है तो लगभग 18% की सीधे सीधे कमी आ गई है। जो सीएनजी कार की बिक्री होती थी उसमें 12 से 18% तक सीधे कमी आ गई है। अब सवाल सबसे बड़ा ये आ गया है कि सरकार पीपीएफ का जो पैसा है, ईपीएफओ का, उसका पैसा भी जब बाजार में लगाना चाहती है, और आरबीआई ने अपने तौर पर बहुत साफ कह दिया है कि इस दौर में हम कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी हमारी अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं है।
और हमारी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण देखने को तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि भारत के भीतर तो हिंदू मुस्लिम का राग है और यही राजनीतिक सत्ता की पहचान है, तो क्यों ना इसी के ऊपर टारगेट किया जाए, इसी से सियासत हो और इसी से अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को संभाला जाए। इकोनॉमी सबकी डूब रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो युद्ध हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, भारत उसके ग्राउंड जीरो पर आकर खड़ा हो रहा है। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के भारत की तरफ चीन भी देख रहा है, रशिया भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, यूरोप भी देख रहा है। लेकिन भारत की अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जिन रास्तों पर सरकार को चलना चाहिए या जो पॉलिसीगत डिसीजंस लेने चाहिए, उस दिशा से हर किसी का ध्यान इसलिए भटका हुआ है क्योंकि अब सरकार भी अगर अरब वर्ल्ड से कहती है कि हमारे साथ व्यापार को बढ़ाइए, तो उनके जो सवाल होंगे उसका जवाब कौन देगा। भारत अगर यूरोप से अब कहता है कि नया मार्केट तलाशने के लिए, जो वो मार्केट लगातार तलाश रहा है, रास्ते से निकलें और प्रशांत यहाँ से ईरान होते हुए सीधे चलते चले जाएं, लेकिन उस रास्ते पर भी मजबूरियां हैं क्योंकि ईरान तक ने भारत के भीतर के हिंदू मुस्लिम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो दुनिया के बाजार में भारत की मौजूदगी उस इकोनॉमी को लेकर और उस मार्केट को लेकर होनी चाहिए थी जो कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ रही है, मजबूती रही है। लेकिन एक झटके में अरब वर्ल्ड के जरिए बात निकलते निकलते जब यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गई और पुतिन, रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन को भी कहना पड़ा कि यह सारी चीजें नहीं कहनी चाहिए, पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो आप विवादास्पद आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं बर्दाश्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि दुनिया भारत को किस रूप में एक्सेप्ट कर रही है या किस नजरिए से देख रही है। क्या हम पाषाण काल की दिशा में जा रहे हैं, धीरे धीरे जो एक अंधेरी गुफा में चलती चली जा रही है। यहां पर इकोनॉमी का कोई एस्पेक्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअलिज्म का कोई एस्पेक्ट नहीं है, हायर एजुकेशन का कोई एस्पेक्ट नहीं है, इस देश के भीतर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई एस्पेक्ट इस दौर में नहीं पनप कर आ रहा है। तो किस दिशा में जा रहे हैं? हम लोग कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मुफ्त में इस देश में गरीबों को क्या क्या देते हैं। यह भारत के डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, भारत की गरीबी और उसकी मजबूरी और कमजोरी का हिस्सा है। हम जानकारी देते हैं कि हम आपके ना रहने पर कैसा कैसा बीमा प्लान लेकर आ रहे हैं, यहां तक कि खेत के लिए भी हमने बीमा प्लान दे दिया, लेकिन उसके भी दायरे में जो बीमा कंपनियां हैं उनको लाभ ज्यादा हो रहा है, लोगों को नहीं हो रहा है। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस इकोनॉमी को साधने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई और उस पॉलिसी के मातहत जिन इंस्टीट्यूशंस को काम करना था, वो इंस्टीट्यूशंस ही करप्ट हुए या इस सिस्टम ने अपने साथ खड़ा करके उन्हें करप्ट कर दिया, या फिर अर्थव्यवस्था से आंख मूंद कर जब सत्ता और सरकार वोट बैंक पर ध्यान देने लग जाती है, तो जो लोगों को इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था को संभालना भी है वह भी डाइल्यूट होते हैं और वह भी डाइवर्ट हो गए। हुआ यही है कुल मिला के। और इन परिस्थितियों में आप दोष किसे देंगे, क्योंकि ये तो सिस्टम और पॉलिसी का हिस्सा हो गया। इससे बच पाने की परिस्थिति में कोई क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है, यह पहला सवाल है। इस देश की राजनीति इतनी कमजोर है विपक्ष के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर की परिस्थितियां भारत को इतना कमजोर बना चुकी है या मान चुकी है कि वो भारत के भीतर के उन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जा रही है जिन मुद्दों के आश्रय भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को सामने ना लाना पड़े और इन मुद्दों के आश्रय इस देश की भावनाओं से खिलवाड़ राजनीतिक सत्ता करे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसी की चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि भारत की ये नई पहचान है। तो क्या भारत की वाकई ये नई पहचान है? भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना था वह तो वाकई दूर की गोटी है, क्योंकि वह 2029 तक भी तभी हो पाएगा जब हमारी जीडीपी 12% के हिसाब से चलने लगे। असंभव है। हमारे किसान की दुगनी आय तभी होगी जब कृषि विकास दर जो अपने तौर पर है वो 8% के हिसाब से चलने पड़े, जो 4% से आगे बढ़ नहीं पाता है, जो मैक्सिमम हो गया है। और दुनिया में उसका माल एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसका क्राइसिस भारत में आ जाता है।
भारत के भीतर की महंगाई दर कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाना पड़े और रिजर्व बैंक के पास इसके अलावे कोई साधन ना बचे, यह एक नया संकट है। और जो शेयर बाजार है वहां पर कम से कम सर्कुलेशन नजर आते रहे इकोनॉमी का, उसमें तो सबसे बेहतरीन उदाहरण लाइफ इंश्योरेंस है। LIC जिसने इस देश की तमाम डूबती हुई कंपनियों को खरीदा, उबारा, IDBI बैंक तक में हिस्सेदारी ली, जो नॉन फाइनेंशियल थे उनको भी अपने आप में संभाला, और जो हमने गिनती की तो पता चला 64 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को LIC ने संभाला। लेकिन ध्यान दीजिए, LIC का जब IPO आया तो बल्ले बल्ले सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन IPO के साथ जुड़ने वाले शेयर बाजार के जो लोग थे वो रोना पीट रहे हैं। उसको 900 से पार होना था, वो खुला 900 से कम, और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो 740 के नीचे तक चला गया। तो जिन लोगों ने शेयर लिया उनकी स्थिति नाजुक है। वो LIC जिसका नेटवर्थ, जिसका प्रभाव, जिसके दायरे में आने वाले लोगों की तादाद किसी भी सरकार से ज्यादा है, 30 करोड़ लोग उसके साथ जुड़े हैं। 30 करोड़ तो सदस्य नहीं है बीजेपी के, इतने ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन उसकी भी स्थिति शेयर बाजार में नाजुक हो रही है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में इतने छेद हो चुके हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, उसको संभालें कहां से और संभले कैसे, इसका ज्ञान इस दौर में गायब हो गया। और जो पर्दा लगाया गया था भारत के ऊपर के भीतर में अंदरूनी राजनीति को साधने के लिए, वह अंतर्राष्ट्रीय पर्दे के तौर पर दुनिया के सामने भारत की पहचान को लेकर प्रकट हो रहा है। रास्ते क्या है? क्या वाकई भारत सरकार इस दिशा में ध्यान देगी कि अर्थव्यवस्था को संभालना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या वह उस दिशा में, क्योंकि MSME का भी जो डाटा निकल कर सामने आ रहा है, बैंक रोना रो रहे हैं कि लगभग 2,14,000 करोड़ रुपया तक जो लोन लगातार 2020 के बाद से दिया गया वो लौट पाने की स्थिति में नहीं है। इस देश के भीतर में पावर सेक्टर में जितना पैसा गया वो लौट पाने की स्थिति में नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं, वह उसको चलाने के लिए या सरकार के जो मित्र अलग अलग तरीके से हैं, जो जिनको ये सुविधा मिल रही है, उनको भी बैंक से लोन चाहिए और बैंक से लोन लेकर वह अपने आप को संभाल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक दरअसल उस पैसे को सिस्टम से बाहर करना चाहता है, इसीलिए वो तय कर रहा है, उसने तय किया है कि अब 4.5% हर बैंक का पैसा जो है वो रिजर्व बैंक में जमा होगा। ऐसा ना हो जाए कि पैसा लोन देते देते इस देश ढढ़ा कर गिर जाए। कुछ संभलें, कुछ संभल कर चलने की स्थितियां आए, लेकिन इस कर्टेन को कौन हटाएगा जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश के भीतर लगातार इकोनॉमी को हाथ किया गया। कौन नहीं जानता है कि जो हुनर इस देश में मुसलमानों के पास रहा है, कौन नहीं जानता है कि इस पूरे बेल्ट में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट में चले जाइए या बनारस के बुनकरों के बीच चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, जो एक कनेक्टिविटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर हुनर को लेकर थी और भारत की इकोनॉमी में जो मदद करती थी, वो तकरीबन 16% इकोनॉमी एक झटके में इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भारत की अर्थव्यवस्था से गायब हो गई। कोई सोचने वाला नहीं है। सियासत और राजनीति इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या तब्दील हो गई है, या अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर, उसको फूंक कर सीधे चल पड़े हैं अपने सियासत को साधने के लिए? और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि जो घर फूंको आपनो, चलो हमारे साथ। ऐसी परिस्थिति इस देश की सत्ता के साथ आकर खड़ी हो गई है। ये बेचैन करने वाली परिस्थितियां हैं। देश की नाजुक स्थितियों की चर्चाएं अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने लगे और उसमें इकोनॉमी का जिक्र ना हो, अर्थव्यवस्था का जिक्र ना हो, जो भारत के भीतर की परिस्थितियां बतला रही है कि धीरे धीरे यह ऐसी स्थिति में खड़ा कर रही है कि यकीनन इस देश में 5 किलो अनाज जो मुफ्त बंटता है, जिस दिन बंद हो गया उस दिन क्या होगा, यह एक डरावने वाली स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।